हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे फोटोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन्स, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और कुछ सवाल जो बचे हुए हैं फूलों में निषेचन से संबंधित, उसको हम लोग इसमें देखेंगे। हम लोग इसे 4 पार्ट्स के अंदर करेंगे। पहले पार्ट में मैं फोटोसिंथेसिस, दूसरे पार्ट में प्लांट हार्मोन्स और तीसरे पार्ट में मिनरल न्यूट्रिशन करवाऊंगा और उसके बाद चौथे पार्ट में हम लोग इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी, पादप, ये आकार की काट दो, इसका मतलब मॉर्फोलॉजी होता है, यहाँ पर कार्यकीय हो जाएगा। पादप कार्यकीय यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी, ये एनसीईआरटी सीरीज का 37वां चैप्टर है और इसमें हम लोग केवल फोटोसिंथेसिस के ऊपर सवालों को देखेंगे, इसीलिए ये पार्ट 1 है। पूरे प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर के अंदर हम लोग 150 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। 150 से भी ज़्यादा सवालों को देखेंगे पूरे प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर के अंदर। ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इसमें हम लोग केवल फोटोसिंथेसिस के ऊपर सवाल देखेंगे, लगभग 50 सवाल हैं। बाकी के जो भी चैप्टर्स एनसीईआरटी सीरीज में मैंने डाले हैं, उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। फोटोसिंथेसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स से। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पादप यानी कि ग्रीन प्लांट्स और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं यानी कि साइनोबैक्टीरिया, ये अपना भोजन बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करके भोजन बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। प्लांट्स के अंदर हम लोग अगर बात करें तो जो मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है वो लीफ होती है। जो पत्ती होती है वही मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है प्लांट के अंदर। ग्रीन प्लांट्स एंड जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ऑक्सीजेनिक होते हैं। ऑक्सीजेनिक का मतलब ये हुआ कि इन फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन का उत्सर्जन होगा। ये उपचयन अपचयन अभिक्रिया होता है। फोटोसिंथेसिस उपचयन अपचयन अभिक्रिया होता है। उपचयन बोले तो ऑक्सीडेशन और अपचयन बोले तो रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया होता है, यानी कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है एक प्रकार से फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीडेशन किसका होता है? जल का होता है। और अपचयन यानी कि रिडक्शन किसका होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, क्योंकि आप जानते हो इसमें चाहिए होता है सोलर एनर्जी। तो एनर्जी का अवशोषण होता है, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये एनाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, जल के मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएं तो हम बोलते हैं ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। और जब एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए तो उसे हम कैटाबॉलिक बोलते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। वातावरण में जो ऑक्सीजन है ये किसके कारण है? फोटोसिंथेसिस के कारण। तो वातावरण में ऑक्सीजन का ये सोर्स है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस 2 प्रकार के होते हैं। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस यानी इनमें क्या होगा? ऑक्सीजन का उत्सर्जन होगा। और एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं होगा। इसमें होगा और इसमें नहीं होगा। देखो, ऑक्सीजन का उत्सर्जन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें जल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ जल के जगह पर किसी और ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल किया गया होगा, किसी और ही अकार्बनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया गया होगा। तो एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो करते हैं। जैसे जल के स्थान पर वो बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन नहीं होता है। देखो, जल का इस्तेमाल किया जाता है H+ के लिए, जल का इस्तेमाल किया जाता है H+ के लिए। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये H+ के लिए H2S का इस्तेमाल कर लेते हैं, H2O का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसीलिए उनमें ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं होता है। और ग्रीन प्लांट, साइनोबैक्टीरिया, ये सब जो होते हैं ये H2O का इस्तेमाल करते हैं H+ के लिए, इसीलिए इनमें ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। तो इस फोटोसिंथेसिस को हम लोग ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पादप के अंदर जो मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है वो है पत्ती। पत्तियों में मेसोफिल कोशिकाएं होती है। जो लीफ है इनमें मेसोफिल सेल्स होते हैं और इन मेसोफिल सेल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा संख्या में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनके अंदर ये फोटोसिंथेसिस होता है। ये एक प्लांट सेल को दिखाया गया है, यहाँ आप देख लो, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट। अब ये फोटोसिंथेसिस का ये जो इक्वेशन है ये आपको एज इट इज अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। यहाँ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ जल है, मिल करके ये बनाते हैं ग्लूकोज और बाई प्रोडक्ट के रूप में यानी कि सह उत्पाद के रूप में यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होता है। सोलर एनर्जी चाहिए होता है और ये जो प्रोसेस है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ग्लूकोज ये इसका मेन प्रोडक्ट है।
ग्लूकोज ये इसका मेन प्रोडक्ट है, यानी फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज के बनाने के लिए ही होता है, लेकिन ऑक्सीजन वहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है। यानी ऑक्सीजन अगर नहीं बनता तो भी प्लांट के लिए कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि चाहिए तो ग्लूकोज था और ये बन गया और यही इसका मेन प्रोडक्ट है और सह उत्पाद के रूप में यहाँ पर ऑक्सीजन बन गया। भले श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन इस समय यहाँ जो ऑक्सीजन बना है इसका कोई यूज नहीं है, ये स्टोमेटा के थ्रू यानी कि रंध्र के थ्रू ये पत्तियों से बाहर चली जाती है ऑक्सीजन गैस। कच्चा पदार्थ रॉ मटेरियल, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो जल है, यही इसका रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है। यहाँ देखो जल जो पादप होते हैं वो जल लेते हैं मिट्टी से रूट हेयर्स के द्वारा, मूल रोम के द्वारा, और कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? परासरण प्रक्रिया के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा। हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं रंध्र के थ्रू और सनलाइट से सोलर एनर्जी मिल रही है और ग्लूकोज का निर्माण होगा पत्ती में, और जो ऑक्सीजन गैस यहाँ पर बनती है बाई प्रोडक्ट के रूप में, ये स्टोमेटा के थ्रू बाहर चली जाती है। ये एक और पिक्चर दिखाया गया है, ये है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। यहाँ देखो सनलाइट पहुँच रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाते हैं, और ये फूड क्या है? शुगर है, यानी कि ग्लूकोज है। जो फूड बनता है यानी कि जो शुगर बनता है वो ग्लूकोज बनता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस यहाँ पर बनती है। यहाँ देखो ये वही इक्वेशन है जो अभी आपने देखा था, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर मॉलिक्यूल मिल करके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ एक चीज़ और देखो, मैंने यहाँ पर स्टार लगाया हुआ है और यहाँ भी मैंने स्टार लगाया हुआ है। ये स्टार लगा करके मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी ऑक्सीजन गैस यहाँ पर बनती है ये जल के कारण बनती है, यानी अगर जल ना हो तो ऑक्सीजन गैस यहाँ पर उत्सर्जित नहीं होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि सारा का सारा जो ऑक्सीजन है वो जल के कारण यहाँ पर बनता है। अब आते हैं सवालों के ऊपर। पादप अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। सी हमारा राइट आंसर। पादप का मुख्य प्रकाश संश्लेषी ऑर्गन है, जो मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है प्लांट के अंदर वो क्या है? लीफ है। निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण का घटक नहीं है? कौन एक कंपोनेंट नहीं है फोटोसिंथेसिस का? देखो जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। सी हमारा राइट आंसर। ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। डैश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। अगर सनलाइट ही ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सी हमारा राइट आंसर। हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो मेन फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मेन फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट में तो ग्लूकोज भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है, लेकिन ये ग्लूकोज ये मेन प्रोडक्ट है और ये हो गया बाई प्रोडक्ट। तो हमसे मेन पूछा है तो हमारा आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर। हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पाद क्या होता है? सह उत्पाद ये ऑक्सीजन। अब ये फोटोसिंथेटिक इक्वेशन है, यहां आपको बताना है x और y का मान क्या होगा। तो मैंने आपसे कहा आप याद रखें 6 6 1 6, x और y दोनों ही 6 6 हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पादन का स्रोत क्या है? यही मैंने आपसे कहा कि जो ऑक्सीजन का उत्सर्जन है वो तभी होगा जब फोटोसिंथेसिस में जल का इस्तेमाल होगा। हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से उत्पाद के रूप में नहीं बनता है। ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है उनमें उत्पाद के रूप में क्या सब बनता है? एक तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बनता है। ये मेन प्रोडक्ट, ये बाई प्रोडक्ट। हमसे ये नहीं पूछा है कि मेन प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट, हमसे पूछा है कि प्रोडक्ट्स क्या नहीं बनते हैं। तो ग्लूकोज तो बनता ही, ये ऑक्सीजन भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। सी हमारा राइट आंसर। निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ है? तो कच्चा पदार्थ हो जाएगा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पादपों में भोजन डैश के रूप में बनते हैं। पादपों में जो भोजन है वो ग्लूकोज के रूप में बनते हैं ग्लूकोज के रूप में, ट्रांसपोर्ट होते हैं सुक्रोज के फॉर्म में और स्टोर होते हैं स्टार्च के फॉर्म में। फूड स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में और ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज के फॉर्म में। पादपों में भोजन डैश के रूप में संवहित होते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट होते हैं सुक्रोज के फॉर्म में। पादपों में भोजन डैश के रूप में संचित होता है, तो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। और एनिमल के अंदर स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। निम्न में कौन असत्य है? कौन बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट है?
रात्रि के समय, रात के समय क्या होगा, रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, रात के समय पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, ये तो सही हो जाएगा क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश चाहिए जो कि रात में नहीं मिलेगा। और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, तो ना ही प्रकाश संश्लेषण होगा ना ही ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होगा, तो ये भी सही है, ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा, यहाँ लिख लेना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये छोड़ते हैं श्वसन प्रक्रिया द्वारा। देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश चाहिए, श्वसन के लिए थोड़ी ना, तो श्वसन जो है ये दिन में भी होता है और रात में भी होता है, तो चाहे दिन हो रात हो श्वसन की प्रक्रिया यानी कि जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। और रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, तो रात के समय भी श्वसन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये सही है। यही कारण है कि कहा जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ऑक्सीजन छोड़ते हैं रात के समय पौधे, ये गलत हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों की जड़ें डैश द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करती है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए होता है, ये पानी मिट्टी से पादप प्राप्त करते हैं और ये अवशोषित करते हैं जड़ के द्वारा, और ये कौन से प्रोसेस के द्वारा होता है, परासरण, बी हमारा राइट आंसर। यहाँ देखो डिफ्यूजन लिखा हुआ है, तो डिफ्यूजन नहीं होगा, ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस होगा, और यहाँ जो विसरण लिखा हुआ है इसका मतलब डिफ्यूजन होता है, बी हमारा राइट आंसर। जड़ से पत्तियों तक जल को लेकर जाता है, तो जड़ से पत्तियों तक जल को लेकर के जाने का काम जाइलम है, जो वाटर कंडक्शन का काम है ये जाइलम का है, और फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम फ्लोएम का है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा द्वारा विखंडन यानी कि फोटोलिसिस होता है। देखो फोटोलिसिस का मतलब क्या हुआ, फोटो का मतलब होता है लाइट और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो जो हम बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस में लाइट चाहिए यानी कि लाइट एनर्जी चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए, तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है जल को तोड़ने के लिए, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है जल को तोड़ने के लिए। अब क्योंकि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है तो हम लोग यहाँ पर फोटोलिसिस बोल देते हैं, तो फोटोलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है वाटर के लिए, जल के लिए। यहाँ आप देख सकते हो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है जल को तोड़ने के लिए। जल जब टूटेगा तो बनेगा हाइड्रोजन। जल देखो जल का इस्तेमाल किया जाता है H+ के लिए, जल का इस्तेमाल किया जाता है इस H+ के लिए, इसी को प्राप्त करने के लिए सोलर एनर्जी चाहिए होती है। तो जल का इस्तेमाल किया गया, यहाँ से H+ बन जाएगा और ATP बनता है। ATP मॉलिक्यूल है, इनमें केमिकल एनर्जी है और इसे हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। और जब जल टूटेगा तब ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होगा, तो ये जो ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होता है ना, ये जल के टूटने से ही होता है। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जल का इस्तेमाल होगा तभी जाकर के ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होगा। तो ये क्या है, ये बाई प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है। ये जो ऑक्सीजन गैस है ये पत्ती से बाहर निकल जाती है और आगे अभी फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ATP है ये भी आगे रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पर कोई काम नहीं है, ये पत्ती से बाहर चला जाता है। पादपों के प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन की प्राप्ति डैश से होती है, तो हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए कोशिकाओं में डैश का होना आवश्यक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए सेल के अंदर क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। क्लोरोफिल में भी कौन सा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। पादप कोशिका के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस सेल के किस पार्ट में होता है, सेल के किस सेल ऑर्गेनल में होता है, ये भी बोल सकता है, तो क्लोरोप्लास्ट। अब कुछ पिगमेंट्स के बारे में हम लोग देखते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी ये वो पिगमेंट्स है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। देखो पिगमेंट्स का काम क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये जान लो, पिगमेंट्स का काम होता है जो सोलर एनर्जी सन से आ रही है उसको ट्रैप करना या फिर बोल दो उसको एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना, यही पिगमेंट का काम होता है। तो पहला पिगमेंट देखो क्लोरोफिल ए है जो कि ग्रीन कलर देता है। क्लोरोफिल ए को ना यूनिवर्सल पिगमेंट कहा जाता है प्लांट किंगडम के अंदर। जितने भी पादप होंगे उन सभी में कोई और पिगमेंट दिखे ना दिखे, आपको क्लोरोफिल ए जो है हर प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा, चाहे वो कम दिखे कम ज़्यादा दिखे, लेकिन क्लोरोफिल ए जो है ये हर प्लांट के अंदर होता है। तो यही जो है ये यूनिवर्सल पिगमेंट कहा जाता है प्लांट किंगडम के अंदर।
इसके अलावा जो भी पिगमेंट्स आप यहाँ पर देखने वाले हो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे क्लोरोफिल बी है, ये ग्रीन येलो कलर देगा। कैरोटीनॉइड जो कि येलो ऑरेंज, मान लो कैरोटीनॉइड पूछ दे आपसे कि कौन सा कलर देगा तो येलो ऑरेंज। या फिर कैरोटीनॉइड के ही अंदर कैरोटीन आता है, ये ऑरेंज कलर देगा, और इसी के अंदर जेंथोफिल आता है जो कि येलो कलर देगा। मतलब पूछ दे कि जेंथोफिल कौन सा कलर देगा तो येलो कलर देगा। जेंथोफिल के ही अंदर फ्यूकोजेंथीन आता है जो कि भूरा शैवाल को भूरा रंग देता है, और एक ल्यूटीन भी आता है इसके अंदर जो कि येलो रंग देता है, पीला रंग देता है। उसके बाद देखो फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स ये ब्लू रेड कलर देगा। फाइकोबिलिन्स के अंदर ये दो कैटेगरी है, फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन ये नील हरित शैवाल जो होते हैं, जो नील हरित शैवाल होते हैं उनमें जो नीला रंग होता है ना वो फाइकोसाइनिन के कारण होता है, और ये जो ग्रीन कलर है ये क्लोरोफिल ए के कारण होता है, और लाल शैवाल में जो लाल रंग है वो फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है। तो यहाँ जो भी पिगमेंट्स आपने देखे मैंने उसको दो पार्ट में बांट दिया, मैंने आप उसे दो पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट में मैंने केवल क्लोरोफिल ए को रखा है और दूसरे में मैंने उन सारे ही पिगमेंट्स को मैंने रख दिया। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सारे ही पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ये सारे ही पिगमेंट्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। ये सारे जो पिगमेंट्स हैं इन्हें कहा जाता है एंटीना मॉलिक्यूल्स या फिर एंटीना पिगमेंट्स। एंटीना मॉलिक्यूल्स या फिर एंटीना पिगमेंट्स, और क्लोरोफिल ए को कहा जाता है रिएक्शन सेंटर अभिक्रिया केंद्र। ये आप अच्छे से माइंड में रखना, क्लोरोफिल ए को रिएक्शन सेंटर कहा जाता है। पिगमेंट्स का काम मैंने आपसे क्या कहा, इसका काम होता है सोलर एनर्जी को ट्रैप करना, सोलर एनर्जी को ट्रैप करना। ये सारे जो पिगमेंट्स हैं ना ये केवल ट्रैप करने का ही काम करते हैं, ये केवल ट्रैप करने का ही काम करते हैं। इनका काम क्या है कि सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लो और भेज दो क्लोरोफिल ए के पास। सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लो और भेज दो क्लोरोफिल ए के पास। क्लोरोफिल ए जो है इस सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेगा और ये जल का विखंडन करवाएगा। मैंने आपसे कहा कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल ही होता है वाटर को तोड़ने के लिए, तो ये क्लोरोफिल ए का काम है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं रिएक्शन सेंटर है, क्योंकि रिएक्शन जो है यहीं पे स्टार्ट होना है, क्लोरोफिल ए पे ही स्टार्ट होना है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे जो है, ये सारे जो पिगमेंट्स हैं ये एंटीना पिगमेंट्स। इनका काम देखो केवल है जो सोलर एनर्जी है उसको ट्रैप करना, ट्रैप करके क्या है एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट, दूसरे से तीसरे पिगमेंट, और फाइनली भेज देना क्लोरोफिल ए के पास। ये क्लोरोफिल ए है और यहीं पर होगा रिएक्शन, इसीलिए हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए। इन सारे पिगमेंट्स में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, केवल यहाँ से सोलर एनर्जी जो है उनका ट्रांसफर होगा। यहाँ एक और पिक्चर देखो दिखाया गया अच्छे से, जो लाइट है इसको एब्जॉर्ब किया जेंथोफिल ने, फिर जेंथोफिल ने भेज दिया कैरोटीनॉइड के पास, फिर कैरोटीनॉइड ने भेज दिया क्लोरोफिल बी के पास, और फाइनली क्लोरोफिल ए के पास पहुंचा, तब जाकर के इस सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा रिएक्शन में। इसीलिए हम इसे रिएक्शन सेंटर कहते हैं, बाकी इन सबको एंटीना पिगमेंट्स कहते हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है उसमें याद रखना उसके सेंटर में मैग्नीशियम धातु होता है। ये जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये पूरा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, इसमें आपको केवल यही ध्यान रखना है कि इसमें देखो मैग्नीशियम धातु है ना, मैग्नीशियम धातु। अब आते हैं सवालों के ऊपर। निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र होता है? फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन सेंटर कहा जाता है क्लोरोफिल ए। डी हमारा राइट आंसर। बाकी जो पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वो कहे जाते हैं एंटीना पिगमेंट्स। पर्णहरित अणु के केंद्र में कौन सी धातु होती है? तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसके सेंटर में मैग्नीशियम मेटल होती है, मैग्नीशियम धातु होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है विजुअल लाइट। विजुअल लाइट के ही अंदर क्या आएगा? फिबिग्योर। जो बैनी आह पिनाला आप बोलते हैं वो विजुअल लाइट के ही अंदर आते हैं। सबसे बेस्ट जो फोटोसिंथेसिस होगा वो होगा रेड लाइट में और ब्लू लाइट में, रेड लाइट में और ब्लू लाइट में। ये जो रेड है और ये जो ब्लू है इसमें फोटोसिंथेसिस बेस्ट होता है, लेकिन इन दोनों में भी कोई एक चूज करना हो तो हम रेड के साथ जाएंगे। और सबसे कम होता है ग्रीन में, सबसे कम फोटोसिंथेसिस होगा ग्रीन लाइट में। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड डैश के रूप में स्थिर होते हैं। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। देखो फिक्स होने का मतलब ये हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड आगे चल करके क्या होगा? एक कंपाउंड बना लेगा। इसी को फिक्स करना हम बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन फिक्स होता है कि नाइट्रोजन गैस जो है वो दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं, नाइट्रेट बन जाते हैं, नाइट्राइट बन जाते हैं, ये सब। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स होना यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से
कोई कंपाउंड बनना, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना, कार्बनिक कंपाउंड बनना। तो यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है उनमें क्या होता है, रिडक्शन होता है और बनता क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। सी हमारा राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है, जल का उपचयन होता है, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, ये भी सही है। ग्लूकोज का निर्माण होता है, ये भी सही है। इनमें से सभी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इनमें लाइट एनर्जी जो है ये एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो एटीपी मॉलिक्यूल जो है ये केमिकल एनर्जी है। तो बी हमारा राइट आंसर। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस इज प्रकाश संश्लेषण एक क्या है, प्रकाश संश्लेषण एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर सोलर एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी अगर चाहिए तो एंडोथर्मिक, और एनर्जी अगर बनती है तो एक्सोथर्मिक। साथ में ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है, उपचयन हो जाता है जल का और अपचयन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ए और सी दोनों डी। अब क्लोरोप्लास्ट के संरचना को हम लोग समझते हैं, लेकिन उससे भी पहले आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। सबसे पहला ये कि ये जो हरित लवक है, ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, यानी इनमें क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। देखो डबल मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। दूसरा, इसके पास खुद का डीएनए होता है, और तीसरा, इसके पास खुद का राइबोसोम होता है। देखिए जनरली क्या होता है, एक सेल के अंदर राइबोसोम एक अलग से सेल ऑर्गेनल है, एक अलग से कोशिकांग है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। डीएनए से आरएनए बनता है, फिर ये आरएनए जाता है इस राइबोसोम के पास, तब जाकर के प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर इनके पास खुद का अपना डीएनए है और खुद का अपना राइबोसोम है, तो ये अपने ही अंदर प्रोटीन का निर्माण कर लेंगे जो इनको चाहिए होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और ये जो बातें मैंने आपको बताई ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है। तो ये चीज़ें आप पहले ध्यान में रखना। अब देखो यहां पर आप इस प्रकार की संरचनाएं देख रहे हो। इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं ये पूरा कहलाता है ग्रेनम, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसमें से कोई एक यूनिट आप उठा लो यहाँ से, ये इसको बोलेंगे थाइलाक्वाइड। इसको क्या बोलेंगे, थाइलाक्वाइड। और उसके बाद ये जो स्पेस है बीच में खाली जगह है, इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। आप ध्यान रखेंगे स्ट्रोमा के अंदर होता है डार्क रिएक्शन और थाइलाक्वाइड के अंदर होता है लाइट रिएक्शन। ये फोटोसिंथेसिस के अंदर दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन जो कि थाइलाक्वाइड के अंदर होगा और डार्क रिएक्शन जो कि स्ट्रोमा में होगा। थाइलाक्वाइड का ये जो मेम्ब्रेन है इसी के ऊपर होता है लाइट रिएक्शन। यहां मैंने लिख दिया हुआ अच्छे से फ्लो चार्ट बना करके। पत्ती के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में अभी आपने देखा थाइलाक्वाइड, ये आपने देखा थाइलाक्वाइड। थाइलाक्वाइड के अंदर लाइट रिएक्शन होता है, यानी कि प्रकाशिकी अभिक्रिया होती है। थाइलाक्वाइड के अंदर लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइट की आवश्यकता होती है, यहाँ पर लाइट की आवश्यकता होती है। लाइट रिएक्शन में क्या होगा, पहले तो आपने जाना कि जो लाइट एनर्जी है या फिर बोलते हैं जो सोलर एनर्जी है उसका इस्तेमाल करते हैं वाटर को तोड़ने के लिए, जल को तोड़ने के लिए। तो जल टूटते हैं और हाइड्रोजन आयन यहाँ से बनेगा और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन तो चला गया भाई पत्ती से बाहर क्योंकि इसका जरूरत नहीं है अभी। ये जो हाइड्रोजन है इसका यूज करके NADPH बनता है और साथ में आपने देखा ही था कि ATP का निर्माण होता है, केमिकल एनर्जी का निर्माण होता है, यानी लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये जो NADPH है आपको फुल फॉर्म नहीं याद रखना है, आपको ऐसे ही याद रखना है। ये जो NADPH है ये बना हाइड्रोजन के इस्तेमाल से। तो यहाँ लाइट रिएक्शन के अंदर आप ध्यान रखेंगे कि जो मेन प्रोडक्ट बनते हैं वो NADPH होता है और ATP होता है, NADPH होता है और ATP होता है। तो ये पूरी कहानी चलती है थाइलाक्वाइड के अंदर। अब देखो स्ट्रोमा के अंदर होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये लाइट के प्रेजेंस में नहीं होगा, लाइट के अब्सेंस में होगा, यानी कि रात में भी हो जाएगा, क्योंकि नाम से ऐसा ही लगता है कि डार्क रिएक्शन यानी कि अंधेरे में होने वाला रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि ये लाइट पर सीधा डिपेंडेंट नहीं है,
मतलब इसको डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए, इस रिएक्शन को होने के लिए डायरेक्ट लाइट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ इस रिएक्शन को होने के लिए लाइट रिएक्शन का होना जरूरी है, क्योंकि लाइट रिएक्शन के अंदर ये जो NADPH और ये जो ATP का निर्माण हुआ उसका इस्तेमाल होगा डार्क रिएक्शन में। अगर इसका इस्तेमाल नहीं होगा तब ये डार्क रिएक्शन नहीं होगा। तो आप इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोल सकते हो, यानी कि प्रकाशिकी अभिक्रिया पर निर्भर करने वाली अभिक्रिया। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, लाइट में जल टूट चुका है यानी जल का ऑक्सीडेशन हो चुका है। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से कोई कंपाउंड बन जाएगा। इसमें जो कार्बन है इससे कोई कार्बनिक कंपाउंड यहाँ पर बनने वाला है। और मैंने आपसे ये भी कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर फिक्स होता है, उसमें क्या होता है, अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। तो इसको रिड्यूस कौन करेगा, इस CO2 को रिड्यूस करेगा ये NADPH। ये जो NADPH, ये जो NADPH है ये इसको रिड्यूस कर देगा और इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, ये ATP इसको प्रोवाइड करा देगा। इसीलिए डार्क रिएक्शन को ये दोनों ही चीज़ें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए NADPH चाहिए और एनर्जी के लिए ATP चाहिए। याद रखिएगा पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है, ये SSC में पूछा जा चुका है, पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है यानी CO2 से जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट में PGA बोलते हैं। पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, एंड प्रोडक्ट, वो बनेगा ग्लूकोज। तो ये पूरी कहानी है जो मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया हुआ है। हरित लवक के किस भाग में प्रकाशिकी अभिक्रिया होती है, जो लाइट रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होगा, थाइलाकॉइड के अंदर होगा। ए हमारा राइट आंसर। और डार्क रिएक्शन होगा स्ट्रोमा में, डार्क रिएक्शन होगा स्ट्रोमा में। प्रकाशिकी अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, जो लाइट रिएक्शन हुआ उसमें आपने देखा जल का भी खंडन हुआ, जल का भी खंडन हुआ हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के इस्तेमाल से NADPH बना, हाइड्रोजन के इस्तेमाल से NADPH बना मेन प्रोडक्ट, साथ में ATP बना मेन प्रोडक्ट। ऑक्सीजन भी बनता है लेकिन ये मुख्य उत्पाद नहीं होता है, ये बाई प्रोडक्ट होता है, ये बाई प्रोडक्ट होता है। हमारा आंसर C और D। प्रकाश संश्लेषण के लिए अंधकार अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन या फिर बोल दो अप्रकाशिकी अभिक्रिया संपन्न होती है। कहां पे संपन्न होती है, स्ट्रोमा में। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या है, तो CO2 के रिडक्शन से पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तब जाकर के जो एंड प्रोडक्ट है ये बनता है ग्लूकोज। तो ये एंड प्रोडक्ट है और ये क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यानी कि प्रथम अस्थायी उत्पाद। स्ट्रोमा में अप्रकाशिकी अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद होता है। हमसे क्या पूछा है, फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट हमसे पूछा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। C हमारा राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण के अंधकार अभिक्रिया को डैश भी कहा जाता है। जो डार्क रिएक्शन आपने देखा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है, उसी को कहा जाता है बायोसिंथेसिस फेज। उसका एक और नाम है जैव संश्लेषण चरण, और इसे कैल्विन चक्र भी कहा जाता है। कैल्विन चक्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस भी चलता है फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में। ये जो डार्क रिएक्शन होता है ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, और इस साइकिल के बारे में पता लगाया था कैल्विन ने, इसलिए इसे कैल्विन चक्र भी कहते हैं। और कैल्विन बेंसन चक्र भी कहते हैं क्योंकि बेंसन का भी योगदान था इसमें। तो देख लेना, इनमें से कोई भी पूछे मतलब आप समझ जाना कि ये फोटोसिंथेसिस के अंदर डार्क रिएक्शन के बारे में कह रहा है। तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बायोसिंथेसिस फेज, कैल्विन साइकिल, कैल्विन बेंसन साइकिल, इन सब का मतलब है डार्क रिएक्शन, अप्रकाशिकी अभिक्रिया, अंधकार अभिक्रिया। अब प्रकाश संश्लेषण के दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के रेट को, फोटोसिंथेसिस के रेट को। पहला है प्रकाश की तीव्रता। अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो भी बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। ऐसा नहीं है कि जितना इंटेंसिटी देते चले जाओ फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो बढ़ती चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एक निश्चित सीमा तक, एक सर्टेन लेवल तक ही हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ेगी, उसके बाद नहीं। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन अगर ज़्यादा है, अगर बढ़ रही है तो फोटोसिंथेटिक का जो रेट है वो भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन ऐसा तब तक होगा जब तक
वायुमंडल में 0.05% कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड अभी एटमॉस्फेयर में 0.03% है, तो 0.03% से 0.05% तक फोटोसिंथेसिस के रेट को बढ़ाएगा। यहाँ तक बढ़ने वाला है 0.03 से 0.05 तक फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो बढ़ती है, उसके बाद नहीं। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ती है, लेकिन इसका भी एक लिमिट है। हाँ, जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनमें 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर है तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। यानी वहाँ पर क्या होगा कि 50-55 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर अगर बढ़ते रहे तो जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो बढ़ती रहेगी। ऐसे जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं उनमें अगर 20-25 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो बढ़ती है। जल का कोई डायरेक्ट प्रभाव तो नहीं पड़ता, लेकिन हाँ जल से फोटोसिंथेसिस की रेट अफेक्ट हो सकती है जल तनाव की स्थिति में। जैसे मान लो कोई प्लांट है, उस प्लांट के अंदर वाटर स्ट्रेस है, यानी उनके अंदर जो है जल की कमी हो गई है। अगर जल की कमी हो गई है तो पत्ती के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो बंद हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि वाटर का लॉस हो जाए। जो भी वाटर है वो वाटर का लॉस हो जाए, क्योंकि वो जल तनाव की स्थिति में है। तो अगर स्टोमेटा बंद हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्री तो स्टोमेटा से ही होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्री बंद हो गया, यानी फोटोसिंथेसिस जो है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की जो रेट है यहाँ पर वो घट जाती है। पादप कुल अवशोषित जल का, जो पादप होते हैं वो जड़ से जल का अवशोषण करते हैं, तो जितना वो जड़ से जल का अवशोषण करते हैं उसका केवल 1% या फिर इससे भी कम जल का इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस में। अधिकतर जो पादप होते हैं वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ही अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ही मैक्सिमम प्लांट के अंदर। जिम्नोस्पर्म -35 डिग्री सेल्सियस के बाद ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं, इतने लो टेम्परेचर पर भी। अब आते हैं सवालों के ऊपर। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है पूछा है, तो जल भी है, टेम्परेचर भी है, लाइट भी है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो प्रभावित नहीं करते, मतलब ये सारे के सारे प्रभावित करते हैं। किस रंग के दृश्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है? तो सबसे बेस्ट रेड ब्लू के अंदर, इसमें भी रेड के अंदर सबसे बेस्ट, और सबसे कम ग्रीन के अंदर। यहां पूछा है नहीं होती है, तो हमारे लिए जो बेस्ट आंसर है यहां पर क्या हो जाएगा? ग्रीन। सामान्यतः प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर, तो सामान्यतः क्या होगा, जब हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। एक निश्चित स्तर तक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर, तो 0.03% है वायुमंडल में, 0.05% तक अगर बढ़े तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो बढ़ती है, उसके बाद उसका एडवर्स इफेक्ट होने लगता है। तो ये हमारा राइट आंसर। एक निश्चित स्तर तक तापमान के बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर, तो एक सर्टेन लेवल तक टेम्परेचर अगर बढ़ाएं तो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती है। जल तनाव की स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगा? वाटर स्ट्रेस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस की रेट घट जाती है, तो बिकम्स लो। ये हमारा राइट आंसर। ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कम हो जाती, इस घटना को कहते हैं। अगर एटमॉस्फेयर में किसी तरह से ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन वो बढ़ जाए तो जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कम हो जाती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सही से नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस जो है वो कम होगा। इस घटना को कहते हैं वारबर्ग इफेक्ट, वारबर्ग प्रभाव, वारबर्ग इफेक्ट, क्योंकि इस बात को सबसे पहले किसने समझाया? वारबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने। अब आपने सुना होगा फोटो रेस्पिरेशन, जिसे C2 साइकिल भी कहते हैं, प्रकाश श्वसन। देखो श्वसन तो आप जानते ही हो, लेकिन यहाँ प्रकाश श्वसन है, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में होने वाला श्वसन। एक श्वसन जो आप जानते हो ये तो प्लांट के लिए जरूरी है, लेकिन ये जो प्लांट के लिए फोटो रेस्पिरेशन है, प्रकाश श्वसन है, ये क्या है? ये वेस्टफुल प्रोसेस है प्लांट के लिए, इससे कोई फायदा नहीं है प्लांट को। देखते हैं क्या है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्थिर कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ह्रास हो जाता है, यानी एक ऐसी प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन जिसमें जो कार्बन है वो ऑलरेडी फिक्स है, कार्बन ऑलरेडी फिक्स है, यानी कार्बन ऑलरेडी
कोई ना कोई कार्बनिक कंपाउंड के रूप में है, उसका लॉस हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। यह प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। लाइट के प्रेजेंस में होगा फोटो रेस्पिरेशन, नाम से ही क्लियर है, फोटो मतलब लाइट, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। आपने देखा फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज बनता है, शुगर बनता है। यहाँ पर इस फोटो रेस्पिरेशन के अंदर ये सब कुछ नहीं बनेगा, ना तो ग्लूकोज, ना तो एटीपी, ना ही NADPH। फोटोसिंथेसिस के अंदर आप देखते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, यहाँ पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। सॉरी, फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का। फोटोसिंथेसिस तो जरूरी है, प्लांट को भोजन बनाना है, लेकिन ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है प्लांट के लिए, यह पादप के लिए एक व्यर्थ प्रक्रिया है। अब यहाँ देखिए, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए। ये आप देखो RUBP है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पूरी कहानी चल रही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पूरी कहानी चल रही है, स्ट्रोमा के अंदर ये पूरी कहानी चल रही है। स्ट्रोमा के अंदर भी क्या होता है? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को ही कैल्विन साइकिल बोलते हैं, है ना? तो ये डार्क रिएक्शन के बारे में है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक कंपाउंड है RUBP, इसका फुल फॉर्म देख लो यहाँ पर, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ये RUBP ये कंबाइन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। डार्क रिएक्शन के अंदर बता रहा हूँ मैं, फोटोसिंथेसिस के अंदर जो डार्क रिएक्शन होता है उसमें मैं बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है। हम लोग बोलते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनता है, ग्लूकोज बनता है, उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। RUBP कंबाइन किया कार्बन डाइऑक्साइड से, और ये कंबाइन अपने आप नहीं होता है, इसको करवाता है रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को एंजाइम, ये रुबिस्को एंजाइम जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और इस RUBP को कंबाइन करवाता है। और यहाँ से पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है ये PGA बनता है। PGA का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर इसी को बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट। तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट ये बनता है और उसके बाद ये शुगर बनता है, और कुछ PGA जो है ये वापस RUBP बना लेते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस है, क्योंकि कुछ PGA जो है ये वापस से RUBP बना लेते हैं। और यहाँ देखो ATP, NADPH, फिर यहाँ पर ATP। हम लोगों ने देखा था ना कि जो लाइट रिएक्शन के अंदर ATP, NADPH बनते हैं, उनका इस्तेमाल हो जाता है डार्क रिएक्शन के अंदर। तो ये देखो इसका यूज हो रहा है यहाँ पर। और ये जो शुगर है ये क्या है? ग्लूकोज है। ये जो प्रोसेस है ये है कैल्विन साइकिल, और ये जो प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस का है। अब देखो होता क्या है, किसी भी तरीके से क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लो हो जाता है किसी भी तरीके से। तो ये जो रुबिस्को प्रोटीन है, या फिर बोल दो ये जो रुबिस्को एंजाइम है, ये RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन न करवा करके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवा देता है। यानी ये RUBP को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवा देता है रुबिस्को, क्योंकि ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। अब यहाँ पर क्या होगा? देखो यहाँ पर भी PGA बनेगा, यहाँ पर भी ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, लेकिन इसके साथ देखो यहाँ पर PG नाम का भी एक प्रोडक्ट बनता है। PG को बोलते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट। यही SSC में पूछा जा चुका है कि फॉस्फो रेस्पिरेशन के अंदर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो बनता ही है, लेकिन इसको कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पर पूरा ध्यान केंद्रित होता है इस PG के ऊपर। तो यही सवाल पूछा गया था कि फॉस्फो रेस्पिरेशन के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। और फिर देखो इसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। यहाँ देख लो शुगर नहीं बना है, यहाँ कोई शुगर नहीं बना है, कोई ग्लूकोज नहीं बना है, और ना ही यहाँ पर NADPH और ATP बनता है। ये तो लाइट रिएक्शन वाला है जो यहाँ पर यूज हो रहा है, ये तो प्रकाशिकी अभिक्रिया वाला ATP NADPH है जो कि यहाँ पर यूज हो रहा है, फोटो रेस्पिरेशन में नहीं बना है। तो यहाँ पर आपने दो नेचर देखा रुबिस्को का आपने यहाँ पर दो नेचर देखा। जो रुबिस्को एंजाइम है दो नेचर देखा। एक इसका नेचर है ऑक्सीजिनेज का, और दूसरा है कार्बोक्सिलेज। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, उस समय रुबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करता है, यानी RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करवाता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और फोटो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा? ये जो रुबिस्को है ये ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करेगा। ऑक्सीजनेज की तरह मतलब ये RUBP को इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाएगा, CO2 के साथ नहीं करवाएगा। तो यही आपको यहाँ पर समझना था। अब आप समझ चुके हैं कि जो रुबिस्को एंजाइम है
ये जो रुबिस्को एंजाइम है ये जब ऑक्सीजिनेज की जैसे बिहेव करेगा तब जाकर के क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा, तब जाकर के फोटो रेस्पिरेशन होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि आखिर कब ये रुबिस्को ऑक्सीजिनेज की तरह बिहेव करेगा। ये जो रुबिस्को एंजाइम है ये ऑक्सीजिनेज के जैसे बिहेव कब करेगा, यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो, ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता, जब वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता उच्च हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता निम्न हो जाए, अधिक तापमान हो और प्रकाश की अधिक तीव्रता हो, ये सारी बातें जब एक साथ लागू हो जाए तब जो पादप है उनमें प्रकाश श्वसन होने लग जाता है। ये सारी बातें जब एक साथ लागू हो जाए तब फोटो रेस्पिरेशन ये स्टार्ट हो जाएगा। तो फोटो रेस्पिरेशन के अंदर ये सारे कंडीशंस एक साथ लागू होने चाहिए, तब रुबिस्को जो एंजाइम है वो ऑक्सीजिनेज की तरह बिहेव करेगा, कार्बोक्सिलेज के जैसे बिहेव नहीं करेगा। तो ये सारी कंडीशंस देखे जाते हैं एक साथ, जो इक्वेटर के आसपास वाले क्षेत्र होते हैं, जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर ये सारी ही स्थितियां एक साथ देखने को मिलती है। जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर, तो वहां पर जो पादप होते हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। यानी कि ट्रॉपिकल रीजन के जो प्लांट होते हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। मान लो कभी आपके एग्जाम में ये पूछ दे कि C3 प्लांट और C4 प्लांट, इन दोनों में कौन सा वो प्लांट है जिनमें फोटो रेस्पिरेशन की टेंशन नहीं है, यानी फोटो रेस्पिरेशन जैसी जो फेनोमेनन है ये नहीं के बराबर देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा C4 प्लांट के अंदर। यानी ये जो फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ये इनमें देखने को बहुत ही कम मिलती है C4 प्लांट के अंदर। C3 प्लांट्स के अंदर ये देखने को मिलते हैं। इनमें से सत्य चुनना है। प्रकाश श्वसन के दौरान ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन ATP नहीं बनता है, ये सही है। वैसे जो आप श्वसन जानते हो उनमें ATP बनता है, जो आप सिंपली रेस्पिरेशन जानते हो जो पादप के लिए जरूरी है उनमें ATP बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, ये भी सही है, ये इस वाले में भी होता है और इस वाले में भी होता है। शर्करा का निर्माण नहीं होता है, शर्करा का निर्माण नहीं होगा यहाँ पर, तो ये सारे के सारे सही हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन के अंदर ये सारी ही चीज़ें होती है। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर जो रुबिस्को एंजाइम है वो एक्ट करता है। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर रुबिस्को एंजाइम एक्ट करता है ऑक्सीजिनेज के रूप में, और फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बोक्सिलेज के रूप में। खनिज तत्व जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, तो ये नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, ये सारे के सारे सही है। ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर। जलीय पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, तो जलीय पादप जल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जल में घुलनशील होता है, तो जल में घुलनशील है तो घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को जो एक्वेटिक प्लांट है वो प्राप्त कर लेते हैं। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा या ATP में कौन बदलता है? ATP यानी कि केमिकल एनर्जी ये बदलता है क्लोरोप्लास्ट। सी हमारा राइट आंसर। पूरी दुनिया का 90% प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। पूरी दुनिया में जितना भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है उनमें 90% जो है वो समुद्री शैवाल के द्वारा किया जाता है। सी हमारा राइट आंसर। समुद्री शैवाल केवल 10% फोटोसिंथेसिस ही लैंड प्लांट्स के द्वारा किए जाते हैं। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किसमें होगा? रेड लाइट में। बी हमारा राइट आंसर। रेड लाइट में और ब्लू लाइट में। अगर रेड ब्लू में से कोई एक चूज करना हो तो रेड लाइट हम चूज करेंगे, और सबसे कम होता है ग्रीन लाइट में। कौन सा वर्णक सभी पादपों में सार्वत्रिक रूप से उपस्थित होता है? कौन सा इनमें पिगमेंट है जो हर प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है? यह है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए को ही हम लोग क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर? रिएक्शन सेंटर। बाकी कोई सा भी पिगमेंट हो उसे हम एंटीना पिगमेंट बोलेंगे। निम्न में कौन सा एंजाइम विश्व में सबसे प्रचुर है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम कौन है? वो है रुबिस्को। चाहे आपसे प्रोटीन बोल दे चाहे आपसे एंजाइम बोल दे, आंसर होगा रुबिस्को। निम्न में कौन सा उत्पाद प्रकाश श्वसन के दौरान बनता है? ऑक्सीजन नहीं बनता है, ग्लूकोज नहीं बनता है, रुबिस्को तो एंजाइम है। फॉस्फोग्लाइकोलेट आपने देखा था कि PGA के साथ एक PG भी बनता है, यह है फॉस्फोग्लाइकोलेट। निम्न में कौन पादप के लिए व्यर्थ प्रक्रिया है? श्वसन जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण भी जरूरी है, वाष्पोत्सर्जन भी जरूरी है। जो प्रकाश श्वसन है ना, ये इसका
ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है प्लांट के लिए। तो ये जो हमारा टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर फोटोसिंथेसिस, ये हमारा होता है समाप्त। मिलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर इसी चैप्टर के अंदर। थैंक यू सो मच।